नमस्कार साथियों, डीवीएम क्लासेस सीकर में पुनः आपका स्वागत है। समतलीय आकृतियों के क्षेत्रफल के बारे में अपन जानकारी प्राप्त कर रहे थे, जिसमें आज अपना अंतिम टॉपिक समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बारे में जानकारी से जुड़ा हुआ है। देखिए, समलंब चतुर्भुज की जो आकृति है, इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। इसका जो लिंक है आपको वह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम इस वीडियो में केवल इसके क्षेत्रफल एवं इससे जुड़ी हुई बातों पर ही चर्चा करेंगे। तो देखिए, छोटा सा रिव्यू कर लेते हैं। वह चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म यानी कि जोड़ा समांतर होता है तथा दूसरा जोड़ा यानी कि दूसरा युग्म असमांतर होता है, तो वह समलंब चतुर्भुज कहलाता है। जैसे कि आकृति नीचे बना रखी है, यहाँ पर जो मैंने ए और बी भुजाओं को नाम दे रखा है, तो ये भुजाओं का एक युग्म हो गया। इसको देखने से हमें प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों क्या है, समांतर है। समांतर होने का मतलब है इनके बीच की जो दूरी है, आप अनंत तक अगर इनको आगे बढ़ाते हैं तो वो हमेशा सेम रहती है। तो ये समांतर भुजाओं का युग्म है। ए और बी समांतर भुजाएं हैं। दूसरी बात कर रहा है वो, दूसरा युग्म असमांतर है, तो यहां पर सी और डी भुजा दे रखी है। सी और डी भुजा दे रखी है, तो ये समांतर नहीं है, क्योंकि एक भुजा ऐसे जा रही है, एक भुजा ऐसे जा रही है। अब इनको आगे तक बढ़ाते हैं तो ये कहीं ना कहीं आगे जाकर एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है, इसलिए ये असमांतर भुजाएं कहलाती है। तो ये जो आकृति अपने को प्राप्त हो रही है, दो समांतर रेखाओं के मध्य उनको कोई दो तिर्यक रेखा अगर प्रतिच्छेद करती है, तो ये जो आकृति अपने को बीच में प्राप्त हो रही है, ये समलंब चतुर्भुज कहलाता है। अब देखिए, क्षेत्रफल की बात करते हैं। सूत्र कैसे प्राप्त हो रहा है, इस पर अपन ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। सूत्र मोस्टली इसके बारे में आप जानते भी है, क्योंकि छोटी क्लासों से ही आप इसके बारे में पढ़ते आए हैं। जाना पहचाना सूत्र होता है समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, जिसको यहां मैंने ऊंचाई के रूप में लिखा है। ये जो ऊंचाई है वह समांतर भुजाओं के बीच की दूरी है। यहां जो ऊंचाई है वह समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब समांतर भुजाएं अपनी ए और बी है। अब इसके बीच की दूरी का मतलब क्या हो गया, ये जो रेखा है वो एच ऊंचाई के रूप में मैंने लिख रखी है, ये है। अब ये इस पॉइंट से लेकर यहां तक भी हो सकती है। बीच की दूरी का मतलब हो गया कि एक समांतर भुजा से दूसरी समांतर भुजा पर अपन लंब डालते हैं। ये जैसे ये अलग अलग रेखाओं के लंब डाल दिए, ये यहाँ पर समकोण बन रहे हैं, ये 90 डिग्री के कोण है और ये आपस में समांतर भी है। ये रेखा इस रेखा के समांतर है, ये दोनों रेखाएं भी इस रेखा के समांतर है, यानी कि ये तीनों रेखाएं समांतर है। और समांतर होने के कारण इन तीनों रेखाओं का जो लंबाई का मान है वो भी क्या रहेगा, एच रहेगा। अब आप यहां से लेके यहां तक भी ले सकते हैं, कहीं से भी ले सकते हैं, बस शर्त यह है कि समांतर भुजा के एक बिंदु से उसके सम्मुख दूसरी जो समांतर भुजा है उस पर लंब होना चाहिए, समकोण बनना चाहिए, तो इसका मान भी अपने को एच प्राप्त होगा। तो ये ऊंचाई भी हो गई है और ये दो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी हो गई है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाता है अपना 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग, जो a प्लस बी के रूप में है, गुणा ऊंचाई इसकी h है। अगर अपन सूत्र के रूप में याद है आपको तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। बाकी भाषा के रूप में 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि गुणा ऊंचाई के रूप में। अब बात आती है इसके परिमाप की। तो परिमाप आप बहुत अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। परिमाप का मतलब है चारों तरफ की बाउंड्री, यानी कि इन चारों भुजाओं का योग, इन चारों भुजाओं का योग है। तो योग हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो समांतर समलंब चतुर्भुज का जो परिमाप है वह a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है। इस आकृति के अनुसार हमने इन चारों भुजाओं को ए बी सी डी लंबाई की मान रखी है, इसलिए इनका योग हो गया a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब देखिए, इसके अंदर समलंब चतुर्भुज जो होता है आपका, उसके अंदर विकर्ण बनता है। विकर्ण बनेंगे दो, उन दो विकर्णों के लिए भी एक सूत्र दिया गया है। जैसे ये तो डी है ही है, एक विकर्ण तो आपका ये हो गया और दूसरा विकर्ण आपका ये हो गया है। इसको अपन डायगोनल 1 बोल देते हैं और इस विकर्ण को डायगोनल 2 बोल देते हैं। तो विकर्णों के जो वर्गों का योग है, देखिएगा, विकर्णों के वर्गों का जो योग है वो असमांतर भुजाओं के वर्गों का योग प्लस 2 गुणा समांतर भुजाओं का गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए, विकर्णों के वर्गों का योग का मतलब क्या हो गया, विकर्ण यहां पर एक तो d1 है और दूसरा d2 है, इनके वर्गों का योग हो गया। दोनों विकर्णों का वर्ग किया और उसको जोड़ लिया है। ये किसके बराबर होता है,
असमांतर भुजाओं का वर्गों का योग। तो एक तो आपकी असमांतर भुजा है सी और दूसरी असमांतर भुजा है आपकी डी, इनके वर्गों का योग प्लस 2 गुणा समांतर भुजाओं का गुणनफल। समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, ए और बी। तो आपसे पूछा जा सकता है कि विकर्णों के वर्गों का जो योग है वो कितना है, जबकि आपको विकर्ण के मान नहीं दिए जाए और समांतर और असमांतर भुजाएं दे दी जाए। अब देखिएगा आगे एक और तरीके से बात बता रखी है। एक जो चतुर्भुज आपको समलंब चतुर्भुज दिया गया है उसका विकर्ण आपको ऐसी दे रखा है। इस विकर्ण पर जो दो शीर्ष डी और बी है, डी और बी है, इससे हम दो लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, जो इस ऐसी विकर्ण को बिंदु एन पर और बी से बिंदु एम पर मिलते हैं। लंब का मतलब हो गया यहां पर समकोण बन रहा है और यहां पर भी समकोण बन रहा है। तो इस विकर्ण पर अन्य दो शीर्षों से लंब क्रमशः बी एम व डी एन है। तो ये तो आपका बी एम लंब हो गया, एक लंब हो गया बी एम और दूसरा लंब हो गया है डी एन। ये दो लंब हो गए हैं जो विकर्ण एसी पर डाले गए हैं। तो इस स्थिति में आपको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो इसके लिए आप लिखेंगे 1/2 गुणा विकर्ण, 1/2 गुणा विकर्ण, जिस विकर्ण पर लंब डाला गया है उस विकर्ण का मान, विकर्ण गुणा दोनों लंबों का योग, दोनों लंबों की लंबाइयों का योग। तो एक लंब आपका bm, दूसरा आपका dn दे रखा है। तो विकर्ण कौन सा है यहां पर, जिस विकर्ण पर हमने लंब डाला है। अब आप अगर विकर्ण इधर से लेके चलते हैं, जैसे ये विकर्ण आप ले लेते हैं, तो एक लंब तो आप इधर से डाल देते हैं और एक लंब आप इधर से डाल देते हैं। तो इस स्थिति में देखो इनका नाम अलग अलग हो जाता है। अगर ये विकर्ण दे रखे हैं आपको, डीबी विकर्ण दे रखा हो, तो आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे लिखेंगे, 1/2 गुणा विकर्ण का मतलब हो गया यहां अब विकर्ण डीबी लेंगे क्योंकि लंब यहां पर डीबी पर डाला गया है और दोनों लंबों का लंबाइयों का योग है। तो एक लंब तो आपका ए ई है और दूसरा लंब है आपका सी एफ। तो इस स्थिति में आप समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का जो मान है वो ज्ञात कर सकते हैं। अब अगली क्लास के अंदर हम आयत, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज के अभ्यास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तब तक आप इन पर अभ्यास करते रहिए। ऑलवेज रिमेंबर, मैथ इज ए गेम, प्ले इट विद प्रैक्टिस। धन्यवाद।